चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमी में 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब में से जो चैप्टर कवर कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। इसका पिछला पार्ट हमने कवर किया और हमने ये समझा कि किस किस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है अगर ग्रामीण विकास की बात की जाए। मार्केट सिस्टम कैसे बेहतर करना होगा, क्रेडिट मैकेनिज़्म कैसे बेहतर करना होगा कि भारत रूरल डेवलपमेंट की ओर बढ़े। रूरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है इंडियन डेवलपमेंट के लिए, ये भी हमने समझा। आज हम अगले 2 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट हो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, उसके लिए हमें किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है हमारी इकोनॉमी में, ख़ास तौर पर रूरल इकोनॉमी में, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर के सेक्टर में। सेकेंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसमें हम ये स्टडी करेंगे इसी में कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हासिल करें। उसके लिए एक टेक्निक जो हम टेक्नोलॉजी जो हम अपनाएंगे दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, हम इन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर 2 मायनों में है। पहला, आप जो आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उन्हें डाइवर्सिफाई करें। आपको फार्मिंग डाइवर्सिफाई करना है कि आप कितनी डाइवर्स एग्रीकल्चर या डाइवर्स फार्मिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पैडी लगाते हैं, आप वीट लगाते हैं, आप कोशिश करिए कि उसके साथ साथ आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी लगाने की कोशिश करें। आप एडिबल ऑयल भी उगाने की कोशिश करें, वहाँ पर ऑयल सीड्स पैदा कर सकें। तो इस तरह से तमाम तरह की फसलें आप लगाएं, आप अपनी फार्मिंग को डाइवर्सिफाई करें। तो पहला एस्पेक्ट ये होता है। सेकंड एस्पेक्ट होता है जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि आप लेबर को कितनी डाइवर्स रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं। जैसे सबसे पहले आप लेबर को फार्मिंग सेक्टर में ही एग्रीकल्चर के अलावा क्या कोई एलाइड एक्टिविटीज़ में इंगेज करा सकते हैं, और दूसरा फार्मिंग के अलग नॉन फार्म सेक्टर में आप लेबर को कितना इंगेज करा सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो 2 तरह से आप यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को देखते हैं। पहला डाइवर्सिफिकेशन कि आप अपने क्रॉप्स को डाइवर्स करिए, आप फार्मिंग को डाइवर्स मैनर में करिए, आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाइए। और दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि आप अपनी लेबर को सस्टेन्ड लाइवलीहुड ऑफर करना चाहते हैं तो आप उन्हें डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। फार्म सेक्टर के अंदर ही वो एलाइड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे फिशरीज़ हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ आप इन सब को छोड़िए और आप टोटली नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की तरफ आइए। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ठीक है जशन, समझ आया? सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पैदा होती है। हमारी कंट्री में हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में लगातार बिलो 20% रहा, मतलब वो 15 से 19% की रेंज में रहता है, पर्टिकुलरली द प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये जानते हैं हमारी 65% सोसाइटी एग्रेरियन है। हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड इज़ 50%। स्पेसिफिक आंकड़ा जो हमने आपको लेटेस्ट दिया था वो 47% था पिछले लेक्चर के दौरान। तो ये इतनी हैवी डिपेंडेंस, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत कम है। इसका मतलब एग्रीकल्चर बहुत ही ओवरबर्डन्ड है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या उस पर निर्भर करती है। आपको वो जनसंख्या वहाँ से निकाल करके दूसरे क्षेत्रों में लगानी होगी अगर आप उन्हें राउंड द ईयर लाइवलीहुड देना चाहते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, हमारा एग्रीकल्चर वैसे भी रेम्यूनरेटिव क्यों नहीं बिहेव करता, वो इसलिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो मैंने पहला बताया कि ओवर डिपेंडेंस है लोगों की एग्रीकल्चर पे, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं बात कर रहा हूँ अभी वो ये कि हमारे यहाँ पर जो खेती बाड़ी है वो मेनली खरीफ क्रॉप फार्मिंग होती है। खरीफ की वो फसल जो गर्मियों में लगा के सर्दियों में काटी जाती है, क्योंकि उस समय मॉनसूनल रेन होता है। लेकिन अगर किन्हीं खेतों में इरिगेशन के प्रबंध नहीं है तो नॉन मॉनसूनल पीरियड में फार्मिंग कर पाना मुश्किल है। ऐसे नॉन मॉनसूनल पीरियड में जब आप फार्मिंग नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं। इस वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहला तो जब क्रॉप एक लगाई आपने, उस लगाई हुई क्रॉप के जब ग्रोइंग सीज़न के दौरान
किसी तरह से भी कोई स्प्रे का टाइम नहीं है या कोई और वीडिंग का टाइम नहीं है, तब आप फ्री हैं। और दूसरी बार सिर्फ आप एंगेज होंगे जाके सीधा हार्वेस्टिंग पे, तो इसलिए यहाँ पर समस्या आती है, तो आप वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, जिन जिन इलाकों में वर्षा पर आधारित खेती है तो वहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा करने को नहीं होता जब वर्षा नहीं होती है। खेती बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्केल पे वहाँ होती ही नहीं है, इस वजह से भी आप वहाँ पर बेरोज़गार रहते हैं। ये दो बड़ी समस्याएं हैं जो फार्मिंग एग्रीकल्चर से जुड़ी है। इस समयों के दौरान और ओवरऑल भी पॉपुलेशन का बर्डन एग्रीकल्चर पर रिड्यूस किया जाए, ये एक अहम एस्पेक्ट है। जब हम रूरल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को या लाइवलीहुड को, कैसे इंगेज कर सकते हैं राउंड द ईयर पर्सन को, हमारे सामने दो चीज़ें निकल करके आती हैं। वो ये कि जब हम रूरल इकोनॉमी को देखते हैं, एक उसका डायनामिक सेगमेंट आपको ऑब्जर्व होता है। वो डायनामिक सेगमेंट जो अच्छी प्रोडक्टिविटी रखता है, जो आपको हाई इनकम यील्ड करके दे सकता है, चाहे आप इसमें एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें, चाहे आप इसमें टूरिज़्म को भी डिस्कस करें, चाहे आप इसमें लेदर इंडस्ट्री की बात करें, ये सारी चीज़ें दे आर एसोसिएटेड विद द डायनेमिक सेगमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी एंड इट विल गिव यू गुड इनकम। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सेगमेंट है रूरल इकोनॉमी का जो सेगमेंट स्टेगनेंट रहता है, जो लो प्रोडक्टिविटी से ग्रसित है, जिसके अर्निंग पोटेंशियल्स कम रहते हैं, और हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या इस सेगमेंट से जुड़ जाती है। इसी सेगमेंट के लिए हमें सही मायने में काम करना है, और जो पहला डायनेमिक सेगमेंट है उसके फुल पोटेंशियल को हमें रियलाइज़ करना है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ अलाइड सेक्टर अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है, न्यूट्रिशनल अपॉर्चुनिटीज़, फूड सिक्योरिटी की अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफ़र करता है, वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ़र करता है, देश के लिए बेहतर नेशनल इनकम जनरेट होती है, और हम ग्लोबली एक अच्छा खासा मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव भी बनते हैं। इसी से मदद मिलती है कि जो सेक्टर्स अभी तक सपोर्ट नहीं पा रहे फाइनेंशियल या टेक्निकल, जो कि हमारे देश में एक मेजर सेक्शन है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स का, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पॉटरी के काम से जुड़े हुए हैं, जो लोग क्राफ्ट के काम से जुड़े हैं, जो लोग हैंडलूम के काम से जुड़े हैं, जो हमारे देश के ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा हैं, और ये बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी के वजह। दीज आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़। जब आप पॉटरी का काम कर रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं मिट्टी के या सेरामिक आप बना रहे हैं, या फिर जब आप हैंडलूम के काम कर रहे हैं, खड्डी पे काम कर रहे हैं, कुछ और बुनकर के रूप में काम कर रहे हैं, या जब आप किसी भी तरह के क्राफ्टमैन हैं, आप कारपेंटर हो सकते हैं, आप आयरन स्मिथ हो सकते हैं, यू कैन बी एनीवन, आप ज्वेलर हो सकते हैं। इस तरह के तमाम तरह के क्राफ्ट हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में एग्जिस्ट करते हैं। ये लोग क्यों सफ़र करते जा रहे हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री क्यों सफ़र कर रही है? क्योंकि फंड सपोर्ट उतना नहीं रहता, टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन उस स्तर पर नहीं हो रहा, मार्केट के साथ इनका इंटीग्रेशन बेहतर नहीं होता, और इनका साइज़ बहुत छोटा है। इस वजह से ये बेहतर प्राइस डिस्कवरी करने के लिए अपने आप को बाज़ार के सामने खड़ा भी नहीं कर पाते। इनके पास इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है। ये सारी समस्याएं इनसे जुड़ी हुई हैं। हम इन समस्याओं को भी दूर करने के विषय में सोच सकते हैं। तो कई तरह के हमारे ऐसे प्रोडक्टिव एरियाज़, जो एरियाज़ कई लेकुनास के कारण सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को अगर पुश करते हैं तो एरियाज़ ग्रो करेंगे और हमारी रूरल डेवलपमेंट होगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बाकी के एस्पेक्ट मैंने बता ही दिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। शुरुआत हम यहाँ पर पहले अलाइड एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, और सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है डिस्कशन का वो एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम डिस्कशन लाइव स्टॉक पे कर रहे हैं। हमारे देश में और विश्व भर में एक कल्चर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपनाया जाता है, जो है मिक्स्ड फार्मिंग। जब हम मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं तो किसान प्रबंध कुछ इस तरह के करता है कि वो क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, क्रॉप्स यानी कि जो आपकी फसलें हैं और जो पशु हैं द लाइव स्टॉक, इन दोनों को इकट्ठे रेज करता है। दैट इज़ द मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। कुछ इस तरह का बनाया जाता है। तो ऑलरेडी हमारे देश में मिक्स्ड फार्मिंग कल्चर एग्जिस्ट करता है, विश्व भर में भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे देश में एनिमल हस्बेंड्री
के लिए ये मिक्स्ड फार्मिंग कल्चर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, इसे हमें करना चाहिए। ये जितने भी हमारी सोसाइटी के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, या फिर एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबरर हैं, या फिर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ये उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे देश की भी न्यूट्रिशनल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम अभी इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। देखिए, जब हमने लाइव स्टॉक की अभी बात की, तो लाइव स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में हम किन किन पर जिक्र करेंगे? आपका कैटल एंड बफेलो पर जिक्र करेंगे, एक कैटेगरी उसकी बना दी जाएगी, एक कैटेगरी पोल्ट्री की बना दी जाएगी, एक कैटेगरी गोट एंड शीप की बना दी जाएगी, और एक कैटेगरी यहाँ पर पिग की बना दी गई। इसके अलावा और भी कई लाइव स्टॉक होते हैं, हॉर्स है, एस है, म्यूल है, पोनीज़ हैं, कैमल हैं। ये सब भी देश के अंदर अलग अलग मात्रा में रेज़ किए जाते हैं और इनके भी कई तरह के उपयोग हैं। हम फ़िलहाल बात इन्हीं पर करते हैं, जैसे कि कैटल एंड बफेलो, जैसे कि शीप और गोट, जैसे कि पोल्ट्री और जैसे कि पिग। अगर ओवरऑल लाइव स्टॉक की बात करें तो उस लाइव स्टॉक में डोमिनेंट शेयर जिस लाइव स्टॉक का है, दैट इज़ द पोल्ट्री। पोल्ट्री का 61% शेयर है। सेकेंड जिसका डोमिनेंस है, दैट इज़ कैटल एंड बफेलो 22%। थर्ड जिसका शेयर है, दैट इज़ शीप एंड गोट, दैट इज़ 16%। एंड द लास्ट 1% दैट इज़ द पिग। और इसके अलावा बाकी की छोटी मात्रा में आपको वो सारे दिख जाते हैं जिनका नाम अभी मैंने लिया, कैमल, हॉर्स, म्यूल, एस, ये सारे। इज़ दैट क्लियर? मेन एलिमेंट, हम जब इन लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं, लाइव स्टॉक की फील्ड में डेयरी प्रोडक्ट्स में पिछले 1951 से लेकर के आंकड़ा 2016 तक का बताता है कि हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी कि इस सेक्टर ने प्रोग्रेस किया। प्रोग्रेस के पीछे जिम्मेदार माना गया डेयरी सेक्टर को, और डेयरी सेक्टर के लिए की प्रोग्रेस के लिए जिम्मेदार माना गया ऑपरेशन फ्लड को। ऑपरेशन फ्लड जब आया तो ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया कि जो भी लोग डेयरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो लाइव स्टॉक रियरिंग करते हैं, उनको प्रेरित किया जाए कि वो दूध डेयरियों पर डालना शुरू करें। तो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, यानी कि जिसके दूध में जितनी फ़ैट है, इसे ग्रेडिंग कहते हैं, कोऑपरेटिव्स बनाई गई। दूध किसानों को एक संगठन में बदला गया कोऑपरेटिव के रूप में। सेकंड एस्पेक्ट, जहाँ पर ये सारा दूध प्रोसेस होगा वो भी कोऑपरेटिव के रूप में बनाई गई संस्थाएं। और तीसरा, उन्हीं संस्थाओं के अंदर आउटलेट्स क्रिएट किए गए शहरों के अंदर जहाँ पर ये दूध बिकेगा। तो ओवरऑल ये प्रोसेस ऐसे काम करता है कि डिफरेंट ग्रेड के मिल्क लेकर के किसान आते थे, वो वहाँ पर अपनी फ़ैट निकलवाते थे, देखते थे कितने पॉइंट फ़ैट है, उस हिसाब से उनके दूध का ग्रेड तय हो जाता था और उस ग्रेड में वो दूध आगे चला जाता था, उनको उस हिसाब से कीमत मिल जाया करती थी। इस तरह से आगे अलग अलग फ़ैट के दूध प्रोसेस हो जाते थे, और इस सारे मिल्क कलेक्शन, मिल्क प्रोसेसिंग एंड मिल्क की सेल्स के लिए जो आउटलेट चुना जाता था, दैट इज़ द अर्बन एरिया। तो सारे रूरल एरिया से मिल्क कलेक्ट किया जाएगा, मिल्क प्रोसेस किया जाएगा और फिर मिल्क अर्बन एरियाज़ में सेल किया जाएगा। इससे ग्रामीण किसानों को अच्छी खासी आमदनी होती थी। क्यों होती थी? जो एक अकेला किसान है जो पशुपालन कर रहा है, उसके पास प्राइस डिस्कवरी करने की ताकत नहीं है, उसके पास बार्गेनिंग की पावर नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी बात, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स नहीं है कि वो शहरों तक ले जा कर के कंसिस्टेंट मैनर में कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ मिल्क बेच पाए। जो नॉर्मल ग्वाले आते हैं शहरों में अपने दम पर बेचते हैं, कभी ग्राहक बनता है, कभी टूट जाता है, कभी दूध ले रहा है, कभी मना कर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट सप्लाई आपकी कंज्यूम की ही जाएगी, कंसिस्टेंट टाइम पीरियड के तहत वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा और आपको अश्योर्ड कीमतें मिलती रहेंगी। ये सारा सिस्टम ऑपरेशन फ्लड के तहत कोऑपरेटिव्स बना करके इस्टेब्लिश किया गया। तो कुल मिलाकर के इससे किसान को ये मदद होने लगी कि उसको एक अश्योर्ड इनकम के सोर्सेज दिखने शुरू हो गए। उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिसोर्सेज की कमी थी कि वो स्वयं शहरों तक नहीं जा सकता, उसे अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने लोकल रीजन में जो भी डेयरी आउटलेट है वहाँ पर जा कर के उस कोऑपरेटिव के उस आउटलेट पे दूध डालना है। दूध कलेक्शन सेंटर्स में जा कर के दूध डाल देंगे आप, और वहाँ से दूध अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग यूनिट तक चला जाएगा, और वहाँ से एक बार दूध प्रोसेस होकर के फिर शहरों में जो आउटलेट बनाए गए हैं
वहाँ पे बेच दिया जाएगा, दुकानों में दे दिया जाएगा, रिटेल शॉप्स पे, वहाँ से बिक जाएगा। जैसे मदर डेयरी के आउटलेट्स खुले दिल्ली में, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे अमूल के कई पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बने और आप तक पहुँचे। तो इस तरह से गुजरात के क्षेत्र में गुजरात के किसानों को कोऑपरेटिव्स के रूप में संगठित किया गया। उनसे जुड़ी हुई जो कमज़ोरियाँ रह गई कि वो अकेले अकेले थे, अब वो संगठित हो गए। उनके पास रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, अब ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको ये नहीं क्लियर हो रहा था कि अश्योर्ड मैनर में कैसे प्रोडक्शन करें और कौन उसका कंटिन्यूस कंज्यूमर हमें मिलेगा, अब ये समस्या नहीं रही। ये सारी चीज़ें दूर हुई कोऑपरेटिव के रूप में। ऑपरेशन फ्लड इसको नाम दिया गया और इसके तहत देश में वाइट रेवोल्यूशन हुआ और अल्टीमेटली डेयरी सेक्टर ने ग्रोथ की। तो डेयरी सेक्टर की ग्रोथ ने लाइफ स्टॉक सेक्टर को एक अच्छा समर्थन और पुश प्रोवाइड किया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कोऑपरेटिव्स एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हमने ये सीखा। किसानों को संगठित करना ज़रूरी है, ये दूसरी बड़ी चीज़ हमने देखी। अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को बेहतर कलेक्शन सेंटर पे रखें, उन्हें हम कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब कराएं अर्बन मार्केट्स में, तो अर्बन और रूरल गैप है जो, हम उसको धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। आपके अर्बन एरिया में न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली अवेलेबल हो सकता है और आपके रूरल एरिया को इनकम एक्सेस हो सकती है जो नहीं हो पा रही। अगर ये प्रोफेशन, ये सारी फील्ड इनकम जनरेशन से जुड़ जाती है तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट होंगी इनोवेशन को लेकर के भी, क्योंकि मैनी अदर प्राइवेट प्लेयर वो भी आना चाहेंगे इस क्षेत्र में और फिर कंपटीशन बढ़ेगा। और जब कंपटीशन होगा तो नेचुरली क्वालिटी इन्हांस होगी, नेचुरली कॉस्ट सेटल होगी और फिर अल्टीमेटली इनोवेशंस भी होंगी, रिसर्च भी की जाएंगी। इसकी वजह से कंज्यूमर को भी लाभ मिलेगा, ग्राहक को भी लाभ मिलेगा कि उसे एक निश्चित क्वालिटी की, सर्टेन क्वालिटी की, सर्टेन अमाउंट में मिल्क, बिना मिलावटी मिल्क उसको मिलेगा जो उस कंपनी के द्वारा, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा उस पैकेट पे कमिटमेंट है, छपा हुआ है। इसके तहत हम मिल्क सेक्टर को स्टैंडर्ड्स के अधीन भी ले आएंगे, जैसे FSSAI के स्टैंडर्ड्स के अधीन आप उसे ले आएंगे। तो ग्राहकों की सेहत को बेहतर करना, कंटेमिनेशन को रिड्यूस कर पाना, किसानों के लिए अश्योर्ड इनकम को इंश्योर कर पाना, शहरों के लिए पोषण को उपलब्ध करा पाना और पशुओं के रख रखाव के लिए कई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना। इससे बेहतर वेटरनरी केयर मिलेगी पशुओं को, क्योंकि किसान को दिखेगा कि ये मेरा पशुधन है, यह मेरे जीवन यापन के लिए अनिवार्य है, ये मेरी आमदनी का स्रोत भी है। तो पहले तो ये मेरी इनकम को स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि पशु का योगदान हमारे ग्रामीण समाज में बहुत है। वो उनके लिए फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काऊ डंग का क्या करेंगे आप, बतौर फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। वो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी फॉडर हैं वो उस पर लाद कर ले आते हैं पट्ठे, खुद भी आना जाना हो तो पशुओं पर आते जाते हैं, बग्गी बांध लेते हैं पीछे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, फॉडर मोबिलाइजेशन करने का काम कर रहे हैं, फ्यूल का काम कर रहे हैं, उनकी खुद की न्यूट्रिशनल वैल्यू को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। दूध आप भी तो पियेंगे, दूध दही, कुछ दूध घर में भी तो रखें, इतनी दीवानगी तो नहीं कि सारा ही दे आए। दूध, दही, मक्खन, घी, लस्सी, भाई प्रोडक्ट देखो, रेंज देखो सारा, है ना। पनीर भी दूध फटा के पनीर बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप भी खाएंगे। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ, इनकम स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, फॉडर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें करने का काम हो जाता है अगर आप एनिमल हस्बेंड्री को समर्थन कर दें, है कि नहीं। तो किस तरह से आप किसान का खेतीबाड़ी पे बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं, और ये सारी प्रैक्टिसेस खेतीबाड़ी के प्रोसेस को हिंडर नहीं कर रही हैं। इसकी ब्यूटी ये है, मिक्स्ड फार्मिंग कल्चर की ब्यूटी ये है कि आप हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वो जैसे चलनी है वो वैसे चलती जा रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप ग्रामीण विकास करेंगे तो राष्ट्र विकास भी हो रहा है, सबकी सेहत बेहतर हो रही है, गांव और शहर दोनों की। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट में मिल्क है और आप दुनिया भर में मिल्क एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अब दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी कहला सकते हैं। ये सारे आंकड़े कैसे जुटेंगे, जब आप अपने उस किसान को संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑपरेशन फ्लड ने उन्हें ऑर्गेनाइज किया कोऑपरेटिव्स के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी चुनौतियां कम हैं। हमारी एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे देश में नंबर ऑफ लाइव स्टॉक बहुत ह्यूज है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, वो हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है। जितना नंबर ऑफ लाइव स्टॉक हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहा है,
अगर उसकी प्रोडक्टिविटी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले पहुंचा पाए, मतलब मिल्क प्रोडक्शन उससे उतनी पहुंचा पाएँ, तो आमदनी का स्तर बहुत बेहतर हो जाएगा ग्रामीण जीवन में, रूरल डेवलपमेंट और हो जाएगा। इसके लिए लगातार टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा। आप जो उन्हें फॉडर दे रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर करना होगा। जो आप उन्हें डाल रहे हैं, भोजन डाल रहे हैं, जो खल उन्हें डाल रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं, वो और बेहतर करनी पड़ेगी, फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा, वेटरनरी केयर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा कि बीमारियों से पशुओं को बचाया जाए। पशु को ज़्यादा टोल जो क्रिएट करती है वो लगातार आने वाली बीमारियां होती हैं। पशु की प्रोडक्शन बहुत हैम्पर होती है बीमारियों के कारण। हेल्थ एंड हाइजीन का खास ख्याल रखना होगा, पशुओं के रख रखाव का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होगा। मिल्क दुहाने के लिए खास तरह की मशीन्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि एफिशिएंटली कम टाइम में जितना अमाउंट ऑफ मिल्क आप निकाल सकते हों उतना निकल जाए। लॉजिस्टिक सिस्टम को बहुत सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज क्रिएट किए जाएं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएं, कलेक्शन सेंटर्स और बनाए जाएं, वाजिब दाम मिले किसानों को और संगठित किया जाए, और वो अपने लेवल पर बेहतर खाल को सपोर्ट कर सके, फीड को बेहतर पशु प्रबंधन कर सकें, अच्छी वेटरनरी केयर उन्हें दे सकें। इसके लिए उन्हें जिस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो मुहैया कराई जाए, और देश भर के स्तर पर अच्छी नस्लें पशुओं की पैदा हों, इसके लिए लगातार रिसर्च होती रहे और क्रॉस ब्रीड बनाने का प्रक्रिया जो थी वो चलती रहे। ये सारी चीज़ें अगर करेंगे, बेहतर रूरल टू अर्बन कनेक्टिविटी आपको लेकर के आना है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स आप सेटल करें, फेयर कंपटीशन इंड्यूस करें आप इस सेक्टर के अंदर। पशुओं की सेहत को बेहतर रखने के लिए पहले उनका भोजन, फिर उनका रहन सहन, रख रखाव, और दूसरा उनकी इलाज, इन चीज़ों पर ध्यान दें। और किसानों को लगातार नॉलेज इम्पार्ट करें इस बारे में और उन्हें और स्किल्ड बनाएं ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें और बेहतर मैनर में शेड बने, बेहतर मशीनों का प्रयोग हो, पशुओं को कब किस मौसम में कैसे रखना है इसकी सही जानकारियाँ उन तक पहुँच सके, कितने प्रपोर्शन में कौन सी खाल या फीड उनको किस तरह से खिलानी है, सूखा गीला, ये सारा मिश्रण उनको समय से पता रहे। ये सारी चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो हम हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर को और बेहतर बना सकते हैं और इससे आमदनी और बनेगी किसान की और ग्रामीण इलाकों का विकास होगा, राष्ट्र का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। ओके, सो इसके बाद हमें बल देना इन चीज़ों पर ज़रूरी है जो आज की डेट में बहुत तेज़ी से इमर्ज होते सेक्टर हैं, चाहे वो वुलन है, चाहे एग है, चाहे मीट है, ये भी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। हमें इनके लिए भी इसी तरह की योजनाएं लानी ज़रूरी हैं। अभी यहाँ पर संगठन की कमी है, ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, ऑपरेशन फ्लड जैसे एक्सपेरिमेंट्स की कमी है जो कि हमें करनी ज़रूरी है। सेकंड, अगर हम फिशिंग की तरफ आते हैं तो देखिए जीडीपी में कुल 0.9% कॉन्ट्रीब्यूशन फिशिंग का आता है। सो 0.9% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द फिशिंग। फिशिंग के लिए महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी है, उसके लिए लाइफलाइन है पानी, जिसे मदर वाटर कहते हैं, वह मछुआरे जो मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, चाहे वो कोई स्ट्रीम्स हैं, चाहे कोई रिवर्स हैं, चाहे कोई पॉन्ड है, चाहे कोई लेक है, रिजर्वायर है, चाहे सी है, ओशियन है, पॉन्ड है, वट एवर बी द थिंग, इट्स अ वाटर बॉडी जहाँ से आपको मछली मिलेगी। 65% हमारे देश में जो फिशिंग है वो इनलैंड फिशिंग है और 35% जो फिशिंग है वो कौन सी फिशिंग है? दैट इज एसोसिएटेड विद द सीज, विद द ओशियंस, दैट इज द मरीन फिशिंग। तो 65% इज द इनलैंड फिशिंग एंड द 35% इज द मरीन फिशिंग। दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये दो तरह से इसका कॉम्पोजिशन हो रखा है। फिशिंग हमारे देश में न्यूट्रिशनल वैल्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़िश प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो इसलिए फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितना समाज फिशिंग करता है वह समाज अधिकतर गरीबी से जुड़ा हुआ समाज है, तो उस समाज के जीवन को बेहतर करने के लिए फ़िशिंग के क्षेत्र में काम करना ये बहुत ज़रूरी है। That society that we are discussing about, it is majorly the people belonging to that society, those who are indulged in the fishing,
दे आर द पुअर पीपल। मछुआरा समाज एक गरीब समाज से बिलोंग करता है। उनके जीवन स्तर को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे उस तरह की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव फिशिंग से मत सोच करके देखिए जिसको आप इंस्टाग्राम या कहीं और देखते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब फिल्मों में जो आपको मछुआरा समाज वो वाली टोपी पहने दिखाया जाता है, आप उसको एक बार इमेजिन करिए। एक धोती पहनी होती है उन्होंने, और महाराष्ट्री कल्चर में, पुणे के कल्चर में वो पोरगा पोरगी शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं, डांस वगैरह नृत्य, तो वो आप इमेजिन करिए। ठीक है, तो दैट इज़ द फिशिंग। समस्या क्या है फिशिंग की आज की डेट में हमारे देश के अंदर? द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि एक तरफ हमने ये देखा कि जब जब फंड्स का एलोकेशन फिशिंग की ओर बढ़ा और जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंट्रीब्यूट हुई, फिशिंग को पुश मिला, बूस्ट मिला। इसका मतलब फिशिंग फंड एनहांसमेंट को, टेक्नोलॉजी के एनरिचमेंट को रिस्पॉन्स करती है। लेकिन दूसरी तरफ जितना ज़रूरी है उतना इन दोनों क्षेत्रों में नहीं हुआ, तो हमें इन दोनों क्षेत्रों में रोल प्ले करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो भी प्रोग्राम्स वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट से फिशिंग कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं, उन प्रोग्राम्स की रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है। मतलब अभी जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो प्रोग्राम लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं रह पाते उन लोगों के लिए, मतलब वो उनके लिए प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे। सिर्फ और सिर्फ उन्हें, द प्रोग्राम्स आर लाइक अ फायर फाइटिंग मैकेनिज़्म। वो अगर गरीबी में जा रहे हैं या किसी समस्या में हैं तो बस उसको गरीबी से जाने से रोक सकते हैं या उस समस्या में जाने से रोक सकते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन वो उनके जीवन को वर्चुअस साइकिल पे डाल दें, ऐसे नहीं है। वो प्रोग्राम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दें, वो प्रोग्राम उनके वर्चुअस साइकिल इनिशिएट करें। इस तरह के वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेजॉरली हमारे देश में जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो मेन एंड वुमेन दोनों का अपना अपना रोल है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो रूरल सोसाइटी में मेनली जो वुमेन है वो अपने लिए लाइवलीहुड एग्रीकल्चर सेक्टर में तलाशती है, दैट इज़ द फार्म सेक्टर। लेकिन जो मैन है वो अपने लिए रोज़गार नॉन फार्म सेक्टर में तलाशता है। अब तो वैसे महिलाओं ने भी नॉन फार्म सेक्टर में अपने लिए रोज़गार तलाशना शुरू किया है। इसी तरह से ठीक जब आप फिशिंग सोसाइटी में देखेंगे तो वुमेन एक्टिव फिशिंग में उतनी इंडल्ज नहीं है, वो मैन इंडल्ज है। वो किश्ती पे चढ़ करके वो जाएगा मछली पकड़ने के लिए। लेकिन अगर मछली बेचने की बात है, दुकान लगा करके मार्केटिंग जिसको आप कहते हैं, तो आपको वुमेन डोमिनेट करती दिखेगी। 60% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग को कंट्रोल कर रही है वुमेन ही, और 40% इंटरनल मार्केट को कंट्रोल कर रही है वुमेन। सो मतलब मुख्यतः वुमेन औरत पे जिम्मेदारी है मछली बेचने की। लेकिन इसके कारण उसे मंडियों में जगह मिलना, उसे गद्दी मिल पाना, बहुत कॉस्टली होती हैं गद्दियाँ अगर आपको मछली बेचनी है, वो स्थान हासिल कर पाना। उसको छोटे छोटे रेफ्रिजरेटरों की ज़रूरत है जो उसके पास नहीं है। इस तरह का सप्लाई चेन नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि फ़िशिंग इंडस्ट्री तो सारी इसी पर खड़ी है कि ठंडा कोल्ड सप्लाई चेन नेटवर्क हो आपके पास। तो ये सारी चीज़ें काम धाम करने के लिए उन्हें एक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें समय पर इस तरह के माइक्रो क्रेडिट्स वर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध होते रहें तो वो मार्केटिंग की फील्ड में अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं फिशिंग के कॉन्टेक्स्ट में। इससे उन वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, ग्रामीण आमदनी बढ़ेगी, ओवरऑल मछुआरा समाज मजबूत होगा, बेहतर होगा। एक बड़े वर्ग को हम डेस्टिट्यूशन की स्टेट से बाहर निकाल पाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी तरफ जो एस्पेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है फिशिंग में, लेकिन वो पोटेंशियल फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि मछुआरों के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही पुराने समय की और बहुत ही ऑब्सोलीट नेचर की है। उनके पास मोटरेबल वोट्स की कमी रहती है, उनके पास प्रोटेक्टिव गैजेट्स की कमी रहती है, उनके पास मजबूत नेट्स की कमी रहती है। ये सारी चीज़ों की कमी, और उसके बाद एक तादाद से ज़्यादा मछली ला भी नहीं पाना, क्योंकि स्टोरेज और स्टॉक की कमी रहती है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है। इन सब चीज़ों के कारण जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यूटिलाइज़ नहीं हो पाता। अगर हम उन्हें मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले आएँ, कोई सरकारी योजनाओं के तहत उनकी बोट्स को बड़ा करें, उन्हें मोटरेबल बनाएं, उन्हें प्रोटेक्ट